Hello everyone and welcome back to another video. It has been a week now since your results have come out for CA final exams, that is from 18 June and today it is 23rd of June. So I think so currently you are in a state to understand of what is the next step that you have to take, and for that I am making this video to make you understand how to analyze your CA final marks. अब CA final में जो marks आ गए इसका ये मतलब नहीं है कि आप next attempt directly कूद जाओ पढ़ने के लिए. उससे पहले you have to understand that what is your marks actually speaking about, and it is a general understanding that I have made by analyzing many mark sheets of many students and understanding from them that why did they get this marks, what was the reason behind it, and by that manner I have made this video so that you also understand कि अगर तुमको इस range में marks आए हैं that means something is lacking in this area. So and also your RTI will be coming, so you will also understand कि मुझे किस area में मुझे देखना है. So it is not a specific guideline, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए लगे ना. So that is also a thing, but majority of the cases that will apply. So without wasting much time, let's start with the video. So as you can see on the screen, this is the analysis of CA final exams. So how you are going to analyze your marks. There can be three ranges that I have made. First range is कि आपके marks जो है, your marks are around 20 to 35 marks. Okay. Second range is कि आपके marks 35 to 40 के बीच में. Like subject wise I am saying, not aggregate wise. And last में आपके marks हर किसी में 40 से ज्यादा है, but aggregate से आप fail हो. Okay, we will go one by one कि क्या क्या मेन रीजन हो सकते हैं and is it your issue or is it the faculties or the examiners issue. दोनों चीज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप ही गलती हो, कभी कभी सामने वाले की भी गलती हो सकती है. वो किस एरिया में हो सकती है that we will analyze. Okay, so first of all, if your marks is around 20 to 35 marks, ठीक है, पहली बात आपने क्या गलती की होगी, there is no conceptual clarity in you. आपने मे भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हो, मे भी आपने लेक्चर्स नहीं देखे हो बरोबर, या उस लेक्चर्स को अच्छे से समझा नहीं, so you do not actually understand कि कॉन्सेप्ट क्या है. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इफ यू डू नॉट नो कि कॉन्सेप्ट क्या है, एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है, वैसे इफ यू डू नॉट नो दैट मींस अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया, राइट, इफ देयर इज अ न्यू क्वेश्चन, तब आपकी बैंड बच जाएगी, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है. अगर तुम कॉन्सेप्ट भी समझेगा तो इसके स्टेप्स क्या है. एट द एंड ऑफ द डे इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें स्टेप समझ में आना चाहिए कि इस पॉइंट पे मुझे ये सेक्शन लगाना है, या फिर इस पॉइंट पे मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, या फिर इस तरीके से ये सम करना है. बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता लाइक AFM वैसे पेपर्स आपको बहुत रेयरली आएंगे, लाइक वंस इन अ ब्लू मून वैसा पेपर है कि आपको कुछ भी ना समझ में आए. एंड इफ दैट काइंड ऑफ पेपर इज देयर, यू हैव अंडरस्टूड कि बहुत ज्यादा ही ग्रेस मार्क्स मिलेंगे उसमें, तो वैसा पेपर आने के चांसेस बहुत कम है. बट ऑन द अदर हैंड अ पेपर विच इज अबव एवरेज, ठीक है, ये वाले कैटेगरी में बहुत सारे पेपर्स आएंगे आपके CA फाइनल एग्जाम्स. सो दैट मीन्स यू हैव टू हैव अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको पता ही नहीं होगा कॉन्सेप्ट में करना क्या है, तो आप पेपर नहीं लिख पाओगे, कभी भी पास नहीं हो पाओगे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट चाहे कितना भी सेम हो, क्वेश्चन हमेशा नहीं आएगा. एंड व्हेन देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ AI, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन देयर इज एन AI, योर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट गोज हाई. क्योंकि अब AI तो कुछ भी बना सकता है ना, वो तो कोई भी कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट मिला के उसको ऐसा क्वेश्चन बना देगा जो आपने कभी देखा ही नहीं हो. सो दैट इज द थिंग, इफ योर मार्क्स आर अराउंड 20 to 35, first of the things that you have to make sure now you are going to revise again कि you have to have this concept clarity. Now if you have concept clarity, आपने बहुत अच्छे से लेक्चर्स देखे, like you understand कि इस कॉन्सेप्ट मुझे ये करना है, then there is not enough practice. And this is the most important thing, because how much you study from the lectures, इतना याद रखना, you have to at least give yourself 3 revisions or 2 very quality revisions. What I mean by quality कि आपने पूरे लेक्चर्स किए, आपने उसके अंदर पूरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, फिर मॉक दिया, मॉक को एनालाइज किया, देन यू अंडरस्टूड योर मिस्टेक्स, देन इन द सेकंड रिवीजन यू मेड श्योर दैट वो मिस्टेक्स वापस ना हो. So that is quality revision. And if you lack in that, it is okay. You give yourself a third revision time. Third revision में सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, because at the end of the day now you have understood कि 2 रिवीजन में क्या प्रॉब्लम है, थर्ड रिवीजन में आप उसको सॉल्व कर सकते हो. You have a buffer, you know. So if your concept clarity is good, that means your question practice is not good. And question practice में ये भी आ जाता है कि आपने मॉक्स अच्छे नहीं दी. And I have told you this many times. I am going to tell you again कि दुनिया में इस पूरे CA के पूरे फैकल्टीज में there is only one mock that is very good, that is AIR1 के मॉक्स. ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट इट इज अ जेन्युइन, यू कैन रिकमेंडेशन और अ फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एज वेल कि भाई ये पेपर देख के समझ में आता है कि कुछ तो नया कर रहे हैं. एंड या इट इज कॉस्टली, आई अंडरस्टैंड इट, बट 90% ऑफ यू स्टूडेंट्स विल हैव दैट कैपेबिलिटी कि भाई मैं ये चीज खरीद सकता हूँ. एटलीस्ट एक मॉक तो आप खरीद सकते हो, 3000 रुपया का होता है एक मॉक. बाय इट, यू विल अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द मॉक्स एंड यू विल अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ योर प्रैक्टिस. आपने कितना प्रैक्टिस किया है वो इस मॉक से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट मॉक आप उसका दो AIR1 का, देन यू कैन गिव एनी अदर मॉक, बट द क्वालिटी आपको समझ आ जाएगा. सेकंड मॉक से आपको समझ आ जाएगा, और किसी में क्वालिटी नहीं. क्वालिटी मींस कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना,
they are very differently framed. And when they are differently framed ना, then you have to think कि ये क्वेश्चन में करना क्या है. Maybe the answer format might be the same, but the question is different. Then you have to think for 5 minutes मुझे इसमें क्या करना है. And बाकी सब फैकल्टीज के टाइम पे if you see the question, they are always 90% copy pasted. अब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस भी किया, उसी को आप सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में वो आने ही नहीं वाला. जेन्युइन बात करता हूं मैं आपसे, ऐसे ये टाइम पास वाली बातें है ही नहीं. यू हैव टू क्लियर, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू थिंग्स राइट. फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, फेल हो गया. नाउ यू हैव टू रियलाइज कि देयर इज सम मिस्टेक इन मी और देयर इज सम मिस्टेक इन माय प्रैक्टिस. ओके, योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज नॉट गुड, व्हिच इज फाइन. लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, आपको नहीं समझा क्या करना है, बट इफ योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अच्छे से लेक्चर्स देखिए आपने, प्रैक्टिस भी अच्छा सा किया, ठीक है, लेकिन आपने मल्टीपल रिविजन्स नहीं किए. सो दैट इज एन इशू. इवन इफ यू डिड द मल्टीपल रिविजन्स, बट आपने मौके नहीं दिए. खुद को जब तक टेस्ट नहीं करोगे तो समझेगा कैसे कितना पानी में और कितना बाहर हो तुम. समझ में? ये तो ये बात हो गई थी कि तुमने प्रैक्टिस तो की नहीं और जाके पहली बॉल में मैच खेलने चले गए, वो भी इंटरनेशनल मैच. 100% है कि तो आप पहली बॉल में आउट हो जाओगे. सो दैट इज द थिंग कि मॉक्स आर नॉट फॉर यू टू गेट डीमोटिवेटेड कि मैंने 14 दिन 15 दिन पढ़ाई की और मुझे कुछ नहीं आता है. मॉक्स आर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो मैंने 14 दिन पढ़ाई किया है, वेदर आई एम एबल टू रिटेन इट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एट द लास्ट रिविजन, आपको वो सब चीज 1.5 दिन में करनी है. और 1.5 दिन में तुमको कुछ नहीं. अभी whoever has given their first attempt, they will realize कि 1.5 days is nothing. आप उसमें आधा दिन तो प्रेशर में चला जाएगा. And this has been like, मैं क्या बोलूं, I made a video specifically AFM के बाद कि ऑडिट अपना मत खराब करना. If you make your audit bad, आपका बैंड बच जाएगा पूरा. और it has like, मैंने 2-3 लोगों से सुना, 2-3 मेरे दोस्तों से भी सुना कि हमने AFM टफ था इसलिए हमने गिव अप कर दिया, उस दिन पढ़ाई नहीं की तो ऑडिट भी गया. This is the worst mistake that you will do. कि आपने एक पेपर के बदले दूसरा पेपर भी खराब कर दिया, जो कि एवरेज आया था, बहुत इजी पेपर आया था. एंड नाउ इफ यू सी द रिजल्ट, जिसके पेपर्स एफआर और ऑडिट अच्छे थे, उनको एएफएम में ग्रेस मार्क्स मिल गए, और ऐसे ग्रेस मार्क्स मिले कि भाई एग्जामिनेशन तक आइए. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ये 3 भी सही है ना, ये 3 भी बहुत अच्छे से किया आपने, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की, मॉक दिए, सब दिया, 6 पेपर 10 पेपर जो भी किया आपने, यहाँ पे जब फट गई ना तब प्रॉब्लम आ गई. मेन आपको अभी भी जनरली आपको खुद के दिल से सोचो, ये 4 पॉइंट में अगर आपके मार्क्स 20 से 35 के आसपास है ना, यू विल फील कि भाई मैंने ये नहीं किया था, ये नहीं किया था, ये नहीं, ये 4 में आपका आ गया, 4 में आपका खत्म हो गया कि एग्जाम प्रेशर के टाइम पे आप फुस हो गए. एएफएम का पेपर आया, नहीं समझा, छोड़ दिया, ऑडिट भी सत्यानाश. सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड दैट इज व्हाट आई सेड कि नंबर ऑफ रिविजन्स दैट इज नॉट इनफ प्रैक्टिस, एंड क्वालिटी ऑफ रिविजन्स दैट इज you have done your revision but you have not given your mocks. If you have given your mocks, you have not evaluated it. So these are the basic, I would say कि इसी रेंज में आपका सब कुछ होगा. इससे ज्यादा 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन सब कैटेगरी में आएंगे. इसके अलावा जो 10% स्टूडेंट्स हैं, दे कैन बी एन एक्सेप्शन, राइट, कि उन्होंने सब कुछ ही किया, मॉक भी उन्होंने अच्छे से दिए, डिवाइस भी अच्छे से किया, एग्जाम का प्रेशर भी नहीं हुआ, ये सब होने के बाद में भी दे स्कोर 20 to 35 मार्क्स. एंड इफ यू आर फ्रॉम दिस कैटेगरी, दिल से बोल रहा हूँ, दिल से अपने आप को भी बोलो कि अगर आप इस कैटेगरी में हो, देन यू हैव टू शेयर मी योर आरटीआई. As simple as that. If you are in this category where you have done everything right and still you have scored 20 to 35 marks, that means you have to share me your RTI. Then only I will be able to analyze कि आप कहाँ गलत जा रहे हो. Because इसके अलावा और कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. Okay. Now if your marks are ranged between 35 to 40, that means you are very close. That means there can be only 2 things. That is 2 or 3 things I would say कि आपने प्रैक्टिस नहीं की. Now the same things go. प्रैक्टिस का मीनिंग ये नहीं है कि मैंने रिविजन लेक्चर्स देखा और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, खत्म हो गया. सेल्फ रिविजन कितनी बार किया? Now what do you mean by self revision? बहुत लोगों को ये भी इशू है कि मैंने फर्स्ट रिवीजन में रिवीजन वीडियोस देखे, ओके, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था, मैंने रिवीजन वीडियोस देखे, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मैंने मॉक किया, वेरी गुड. फर्स्ट रिवीजन में ये होता है. व्हाट अबाउट योर सेकंड रिवीजन? डिड यू एक्चुअली वेंट थ्रू द कॉन्सेप्ट बुक जो आपके फैकल्टी ने दी है, या फिर आप अगर आईसीआई का मॉड्यूल यूज कर रहे हो, डिड यू वेंट थ्रू दैट एटलीस्ट चैप्टर बाय चैप्टर एंड देन रिवाइज्ड एवरीथिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट बुक, मेड अ समरी आउट ऑफ इट? लाइक I will to recommend you make a summary of each subject that you are studying, because 1.5 days will make you believe कि भाई मुझे summary बनानी चाहिए. Okay, and then you gave your mock. Is this the way you studied? Like this is the way you have to practice, and that is what I am saying कि not enough practice. मतलब आपने दोनों टाइम रिवीजन वीडियोस देखे या मैराथन देख लिया और हो गया, एग्जाम दे रहे हो या पानी पूरी नहीं खा रहे हो. समझ में? इतना आसान होता ना तो हर कोई पास होता, 10% का रिजल्ट भी नहीं निकलता. इस बार का 14% रिजल्ट भी अ शॉकिंग रिजल्ट है, बिकॉज वहां पे ग्रेस मिले, सबको पता है. But you understand कि 90% of you will fail because there are some mistakes that you are doing, and that is one of the mistakes कि आपने practice ही नहीं की enough. And this is how you practice. Second revision खुद से करना होता है, third revision खुद से करना होता है. कोई फैकल्टी गए बाहर में, फर्स्ट रिवीजन और आपके लेक्चर्स ही फैकल्टी आपको सपोर्ट करनी चाहिए. सेकंड रिवीजन से आप खुद पे निर्भर नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला. सेम थिंग गोस कि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की, सेकंड रिवीजन आपने किया लेकिन मॉक नहीं दिया. मॉक देना का मतलब एक और, आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड दिस कि मैंने मॉक दिए पर मैंने एक ही सब्जेक्ट का मॉक दिया. तुम समझ रहे हो?
कि तुमने मॉक तो दिए, एक पेपर का आपने इतने मॉक दिए कि बाकी 4 पेपर क्या है। टेस्ट मैच में आपके 4 इनिंग्स होते हैं, उसमें अगर आप एक सेशन जीत जाओ, इससे ये मतलब नहीं आप टूर्नामेंट जीत गया, मैच जीत गए। यू हैव टू विन ईच एंड एवरी इनिंग्स एंड दैट इज द थिंग। यू हैव टू प्रैक्टिस एज वेल एज गिव मॉक फॉर ईच सब्जेक्ट। एटलीस्ट 2 बार तो मैंने बोला ही है, वो आप नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है, बट मिनिमम 2 बार तो आपको देना, 3 बार दे तो वेल एंड गुड। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका एग्जाम प्रेशर था। एग्जाम प्रेशर आपका खा चुका है। इफ इट इज अ फर्स्ट और द सेकंड अटेम्प्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका एग्जाम प्रेशर है, बट इफ इट इज अ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट एंड देन आल्सो यू हैव एग्जाम प्रेशर, दैट मींस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। तुमको पता ही नहीं कि इस मोमेंट में आप हड़बड़ा जाते हो एंड यू आर नॉट कोपिंग योरसेल्फ फ्रॉम दैट। आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स कि आपको एग्जाम से पहले मेडिटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा इन वॉट एवर फॉर्म। आप कितने भी ज्ञानी हो, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दैट 1.5 डेज आर वेरी प्रेशराइजिंग। मेरे साथ हुआ है, मैंने इतनी बार बोल चुका हूं कि तुम समझ नहीं रहो। सो इफ यू आर like your exam pressure is coming in each and every exam, like it is your third or fourth or fifth attempt, either you are that kind of person जो ठीक है नॉर्मल है, जिसको हर एग्जाम में प्रेशर आना इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर देम, दैट इट इज फाइन। बट आपको सिर्फ सीए एग्जाम्स के टाइम ही आ रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज तब आप सीए एग्जाम्स को यहाँ चढ़ा चुके हो, आपको पता नहीं यहाँ से यहाँ कल के हैं। समझ में आया? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज लाइक, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके 35 to 40 मार्क्स है, ओके, दैट मीन्स देयर वाज वन क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी राइट, देयर वाज वन कॉन्सेप्ट जो आपको लक आना चाहिए, मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए, या फिर आपने 1.5 डेज में पढ़ लिया होता तो आप पास हो जाते। सो देयर इज अ लक फैक्टर, एंड इन द लास्ट आई विल टेल यू कि व्हाट इज लक फैक्टर मीनिंग इन सीए एग्जाम्स। सो देयर कैन बी अ लक फैक्टर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 35 to 40 तो आप नालायक हो, आपने पढ़ाई नहीं। लक होता है और वो हर एग्जाम में होगा, सीए फाइनल के हर एग्जाम में आपको लक की जरूरत पड़ेगी। मेरे को भी पड़ी थी, हर किसी को पड़ी, जिसको भी पूछ लो, इस साल तो सबको पूछ लो, जिन्होंने भी एएफएम दिया उसके बाद में सामने ये बोला भगवान भरोसे हमारा पेपर। सो फिर भी 15% पास हुए, 14% पास हुए, ठीक है। नाउ इफ योर मार्क्स आर रेंज्ड बिटवीन 40 एंड यू आर फेल्ड जस्ट बाय एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी कि 40 मार्क्स से फेल हुआ, दैट इज अ बिग थिंग। बट अगर आप 40, 50, 55, 5, 7, 10 मार्क्स से फेल हुए, दैट मीन्स द ओनली थिंग दैट इज एन इशू, लाइक मेजर इशू, लक। ये आपका 90% खा चुका है कि आपकी किस्मत नहीं थी, ये 90% पे आ चुका है कि इससे ज्यादा आपका क्या खराब हो सकता है, या तो आपने फिर सिली मिस्टेक्स की हो। अंडरस्टूड? ये आपको कब मालूम पड़ेगा? जब आप अपनी आरटीआई देखोगे, आपको समझ में आएगा कि आता सब था मुझे, बट वहां पे जाके मैंने क्रिया कम कर दी। समझ में? सो इफ यू आर एट दैट पॉइंट वेर यू आर पास्ट इन ईच सब्जेक्ट, 5-7 मार्क्स से रह गए हो, भगवान को थोड़ा चढ़ावा दो, बिकॉज सी आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो फिर किस्मत की बात होगी, बिकॉज दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्जामिनर। किसी एग्जामिनर ने 5 मार्क एक्स्ट्रा दे दिए होंगे। मेरी बात कर लेता हूँ, मेरे डीटी में क्वेश्चन नंबर ही गलत था, आज भी तुम्हारे आरटीआई पेपर में जाओ, क्वेश्चन नंबर गलत है, फिर भी मेरे को एग्जामिनर 3 मार्क्स दिए। सो दैट डिपेंड्स ऑन लक, कि आपकी किस्मत कैसी है, एग्जामिनर कैसा है, उसका मूड कैसा है, सब कुछ वो सब में डिपेंड करता है। जहां पे आपके 40 हो गए बट एग्रीगेट आप फेल हो गए, ठीक है। एंड आफ्टर यू डू योर आरटीआई एनालिसिस, एंश्योर इज देयर एनी प्रैक्टिस चेंज रिक्वायर्ड, बिकॉज आपने इतनी बार कर लिया, अगर आप इतना क्लोज हो, मतलब आपकी प्रैक्टिस तो प्रॉपर है, बट फिर भी कोई माइनर मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही? कहीं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, कहीं किस प्रेशर में आप कैसे नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो है ना जिससे आप फेल हो रहे हो, वो कुछ तो आइडेंटिफाई करना है। जब आप इतने पास हो, और ठीक है आप लक के भरोसे रह सकते हो, बट लक के भरोसे आप मेहनत नहीं कर सकते ना, वो तो आपको कभी ना कभी करनी पड़ेगी, खुद से ही करना पड़ेगा, बाकी तो। सो दैट इज द थिंग, एंड डेफिनेटली फॉर ऑल द 3 केसेस मेक श्योर दैट यू डू योर आरटीआई कॉपी एनालिसिस। वो नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, अटेम्प्ट देते रहोगे, कभी नहीं समझेगा गलती क्या है। जब तक गलती नहीं समझेगी तब तक आप सही रास्ते पे नहीं जाओ, ओके। एंड व्हाट आई मेंट बाय लक इज इन सीए एग्जाम्स, दिस इज व्हाट लक इज। टू क्लियर योर सीए एग्जाम्स, whatever hard work you do in your 4 months in the 1.5 days, that will only give you 50% of your result. Plain and simple. आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपका जो रिजल्ट है उसका 50% आपकी मेहनत का है, 50% इज बेस्ड ऑन योर लक, एज सिंपल एज दैट। कोई तो 99 भी बोलता है, बट मैं फिर भी, मेरे को लगता है मेहनत थोड़ी जरूरत है, बट दे आर बोथ एट द इक्वल लाइन। आप कितनी भी मेहनत कर लो, 1.5 डेज आप प्रेशर आ गए, बैठ बच गई, आपने वो सब भी कर लिया, बट स्टिल आपका 1.5 डेज में कोई रैंडम आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और वही आ गया। हैपेंड टू मी विद मी, मैंने एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं था, लास्ट डे में मैं सिर्फ आधे घंटे में रीड कर लिया, पास हो गया, 6 मार्क्स आ गए उसमें। सो दैट इज द थिंग, दैट इज अ रियलिटी कि आप ये एग्जाम्स लक के बिना क्लियर नहीं कर सकते। मेहनत तो हर कोई कर रहा है ना, जो पास हो रहा है, ऐसे ऐसे मेरे दोस्त भी है, मेरे जो स्टूडेंट्स भी है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने सारे मॉक दिए कि कोई चांस ही नहीं है इस मामले में, तो आप फेल ही ना हो। ये जो पॉइंट्स बताए ना उसमें फेल ही ना हो, बट किस्मत नहीं, ठीक है। सो आई हैव टोल्ड दिस इन माय लास्ट वीडियो एज वेल, वी कैन डू अ टीम्स मीट। मुझे 5 लोग अगर मिल गए तो हम इस संडे को एक टीम्स मीटिंग करेंगे, जहां पे वी कैन डिस्कस व्हाट हैज वेंट रॉन्ग एंड हाउ कैन वी इंप्रूव ऑन दैट, एंड दैट इज द थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई थिंक यू हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ टू एनालाइज योर आरटीआई पेपर एंड हाउ टू एनालाइज योरसेल्फ, कि मैं किस जगह पे गलत गया हूं, और 90% of the parameters will remain the same, so you can be coming in any one of the points,
And if you are coming in that point, make sure that you comment down and maybe list down your wrongdoings that you did in your exam, so that others also understand, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे वो भी समझे कि भाई ये गलती नहीं करनी. फेल हो गए इसका ये मतलब नहीं अपनी गलती ना बताओ. फेल हो गए तो और अच्छी बात है, बताओ गलती की ये मत कर भाई, तू पास हो जाएगा. समझ में आ गया? So that's it from this video. I will see in the next video. I will be making a master plan for each subject, so that will be coming from the next video. If you need any specific video, do share your thoughts in the comment section. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video. Till then, take care, bye bye, and do study well.